हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो जेई मेंस जनवरी 2023 में पूछे गए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रीऑन्स। नाउ गाइस, एक बेसिक टर्म है फ्रीऑन्स जिसको आप CFCs भी बोलते हो, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और नाउ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होता है? कंपाउंड्स होते हैं, बेसिकली पार्शली या फुल्ली हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसमें कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन ये सब होते हैं। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल CF2Cl2। नाउ जो ये इवॉल्व होते हैं, जनरेट होती है, जो हम घरों में अपने AC लगाते हैं, फ्रिज लगाते हैं, इन सब से ये आपकी CFCs निकलती है, जो कि अल्टीमेटली स्ट्रेटोस्फेयर में जो आपकी ओजोन लेयर होती है उसको डिप्लीशन या उसको डिप्लीट करती है, रिड्यूस करती है। सो अगर आप वन बाय वन देखें, दीज आर क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड देखते हैं, दीज आर केमिकल्स कॉजिंग स्किन कैंसर। नो गाइस, देखिए, ऑल दो जो CFCs हैं वे डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में, राइट। और जो अल्टीमेटली क्या करते हैं, आपको हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो अर्थ पे आती हैं और आपको स्किन जो बहुत सारी डिजीज कॉज कर सकती हैं। लेकिन CFCs डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है स्किन कैंसर्स के। सब समझे? ये बस ये है कि रिएक्शन करती है O3 से, जो अल्टीमेटली रीजन होता है। सो इट इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है। दीज आर रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन एंड क्लोरीन मोनोक्साइड। जैसे मैंने बताया आपको, फॉर ये एक एग्जाम्पल था CF2Cl2 आपके CFC का। तो अब देखिए, जहां ये कंसेप्ट आता है कि रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन एंड क्लोरीन मोनोक्साइड, ये आया कहां से? देखिए क्या होता है कि जब CF2Cl2 फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंचते हैं तो उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है वो अल्टीमेटली रिएक्ट इस पे फॉल करती हैं और ये ब्रेक हो जाता है। अब ब्रेक हो जाएगा जैसे रेडिकल्स में Cl डॉट, राइट, और CF2Cl इस तरह से। नाउ जो CF2Cl है, जो आपकी ओजोन लेयर है, उससे रिएक्ट करके ClO प्लस O2 बना देती है। करेक्ट। और जो ये अल्टीमेटली जो Cl.O है, ये रिएक्शन करती है फर्दर ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन लेयर डिप्लीट करती है। ये आगे कंसेप्ट है। लेकिन CF2Cl2 इज नॉट आर नॉट रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन एंड क्लोरीन मोनोक्साइड। इट्स लाइक कि ये ब्रेक हो जाते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से इनटू रेडिकल्स, बट दे आर नॉट रेडिकल्स, राइट। दे आर प्रॉपर हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स एंड ऑल रेडिकल्स आर फ्रीऑन्स। दिस इज अल्टीमेटली आई मीन क्या है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सो जो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर था इज 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट इज एन एवरेज ह्यूमन बीइंग कंज्यूम्स मोर फूड देन एयर। An average human being consumes nearly 15 times more air than food. An average human being consumes equal amount of food and air. An average human being consumes 100 times more air than food. कुल मिला के जो ह्यूमन बीइंग है वो कितना कंज्यूम करता है एयर एंड फूड को, उसमें डिफ्रेंशिएट किया गया है। एयर आपके ब्रीथिंग में काम आती है और फूड आपके एनर्जी सप्लाई करने में काम आती है। नाउ अब ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में से ही आपको उठाया गया है कि देखिए, जो एवरेज ह्यूमन बीइंग है, करेक्ट, उसको 12 से 15 टाइम्स मोर एयर चाहिए होती है देन फूड। समझ में? 12 से 15 टाइम्स ज्यादा एयर चाहिए होती है एक एवरेज ह्यूमन बीइंग को देन फूड। इसका मतलब क्या है कि जो अमाउंट ऑफ एयर है, जो एक आदमी, एक नॉर्मल पर्सन है, वो ब्रीथ करता है, वो बहुत ज्यादा है उस जितना कि वो खाना खाता है। अब एक डायरेक्ट स्टेटमेंट था, आप अजीब सा क्वेश्चन सोचोगे, लेकिन ये एक स्टेटमेंट था, क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट 2 है इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्मोग इज क्लासिकल स्मोक आल्सो हैज हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोथ NO2, ये वगैरह वगैरह पूछे गए। अब देखिए, एक चीज आपको मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए, जब जब आप ट्रोपोस्फेयर के पोल्यूशन की बात करते हो, करेक्ट, ट्रोपोस्फेयर में पोल्यूशन में हम दो चीज पढ़ते हैं। एक तो होता है गैसियस पॉल्यूटेंट्स और दूसरा पढ़ते हैं हम पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। अभी आपको हल्का सा छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं, आपको बहुत फायदा होगा।
नाउ गैसेस पॉल्यूटेंट्स में जैसे हम पढ़ते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, राइट, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या जो दूसरे हाइड्रोकार्बन्स की वजह से जो आपके पोल्यूशन फैलता है उसको, है ना, ट्रोपोस्फेयर में। दूसरा जो पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन होता है, इस कैटेगरी में आता है आपका स्मोग। ठीक है ना, स्मोग को ही हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए एक बात देखिए गाइस, जो स्मोग है आपका वो 2 टाइप्स का होता है, क्लासिकल स्मोग एंड फोटोकेमिकल स्मोग। ओके, ना जो क्लासिकल स्मोग है उसको आप रिड्यूसिंग स्मोग भी बोलते हो, और जो फोटोकेमिकल स्मोग है इसको आप ऑक्सीडाइजिंग स्मोग या ऑक्सीडेटिव स्मोग भी बोलते हो। ठीक है, अब ये मैंने जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की जो बाकी की 2 वीडियोस है इसमें भी ये भी समझाया, अगर आप उसको जरूर देखें गाइस, आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है ना, क्लासिकल स्मोग जो रिड्यूसिंग स्मोग बोलते हैं वो पार्ट होता है, उसमें स्मोक होता है, एक फोग होता है, देखिए स्मोक और फोग मिलके स्मोग बन जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, जब आप फोटोकेमिकल स्मोक या ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडाइजिंग स्मोक की बात करते हो तो इसमें जैसे ये बनते कैसे कि जब सनलाइट पड़ती है आपकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, या फिर जो सनलाइट पड़ती है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं उनके ऊपर पड़ती है, तभी आपका फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। समझ में आपको? और एक बात और है, जो आपका फोटोकेमिकल स्मोक है ये बेसिकली जो आपके वार्म या ड्राई जो क्लाइमेट्स होते हैं ना, जहाँ पे सूरज ज़्यादा है, सनी क्लाइमेट है, वहाँ पे फोटोकेमिकल स्मोक की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। ठीक, इतना समझ में आया? अब एक एक पॉइंट को देखिए। क्लासिकल स्मोक हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज रॉन्ग। मैंने आपको बताया जो क्लासिकल स्मोक है, इनफैक्ट वो रिड्यूसिंग स्मोक कहते हैं, वो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। दूसरा, बोथ NO2 एंड SO2 आर प्रेजेंट इन क्लासिकल स्मोक, दिस इज पार्शियली करेक्ट। SO2 is present but NO2 is not present in classical smoke, so this is also incorrect. NO2 is present in classical smoke, again यही वाला स्टेटमेंट दोबारा से उसका उठा दे, ये भी रॉन्ग। करेक्ट। नाउ फोटोकेमिकल स्मोक हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, मैंने बताया आपको ऑक्सीडेटिव वो बोलते हैं उसको, हाई कंसंट्रेशन है ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर फॉर ग्रोथ ऑफ फिश शुड बी मोर देन XPPM एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन क्लीन वाटर शुड बी लेस देन, अब X और Y बताना है। देखिए गाइस, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी जैसे इसको बोलते हैं BOD, ये क्या है? अल्टीमेटली डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ही है इन वाटर। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है किसी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनिज्म को जो पानी के अंदर है रिक्वायर होती है, ठीक है, तो उसको आप BOD बोलते हो। जैसे आप बहुत बेसिक चीज बताता हूं कि जैसे बैक्टीरिया है फॉर एग्जांपल आपके पानी में, और उसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर है, तो जो अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय दैट बैक्टीरिया, ताकि वो उस ऑर्गेनिक मैटर को प्रॉपर ब्रेक डाउन कर दे, उसको आप बोलते हो BOD। ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। अब इसमें मेन चीज याद करने की क्या है, इसमें कुछ 2-3 वैल्यूज हैं इसकी जो इंपॉर्टेंट है और जिसपे आप हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए BOD की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल्स टू 5 है, ओके, तो हम ये बोलते हैं अगर ये लेस देन इक्वल्स टू 5 है तो ये क्लीन वाटर है, सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, अगर BOD की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 17 ppm है तो वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड। अगर BOD की वैल्यू आपकी 5 और 17 के बीच में है, नाउ 5 और 17 के बीच का मतलब क्या है, जैसे जैसे आप 5 से यानी क्लीन वाटर से इधर 17 की तरफ बढ़ोगे तो इसका मतलब जो पोल्यूशन है या पोल्यूटेंट है या नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग या किसी ऑर्गेनिज्म को लिवेबल कंडीशन नहीं है, ये लेफ्ट टू राइट यहाँ बढ़ती रहती है। ठीक है, हार्मफुलनेस बढ़ती रहती है इस तरह से। ठीक है, एक ये याद रहेंगे। एक चीज और है इसमें कि अगर BOD की वैल्यू 6 है, देखिए BOD की वैल्यू मिनिमम 6 ppm चाहिए, ये ध्यान रखना आपको, मिनिमम 6 ppm चाहिए फिश को किसी पानी में सरवाइव करने के लिए।
अगर बीओडी की वैल्यू 6 ppm से कम है तो फिश उस पानी में सरवाइव नहीं कर पाती। और वो इसलिए नहीं कर पाती, आपको छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए, फिश है, एक पानी में रह रही है, ऑक्सीजन डिजोल्व अगर 6 ppm है मिनिमम, तो जो फिश है वे डिजोल्व ऑक्सीजन को ब्रीथ कर मतलब ले सकती है, यूज में ला सकती है। लेकिन अगर उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगी तो उनको ज़्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा उस ऑक्सीजन को फैच करने के लिए उस पानी में से, ठीक है, तो उनके शरीर पे स्ट्रेस आएगा। तो एक तरह से ये है कि उनका जो बॉडी है वो 6 ppm मिनिमम पानी के लिए बनी हुई है। अब डायरेक्टली इसमें देख लो कि इन वाटर ग्रोथ फिश शुड बी मोर देन एक्स इक्वल्स यानी 6 ppm, ऑप्शन नंबर 2, एंड इन क्लीन वाटर शुड बी लेस देन 5। ठीक है, तो ये आपका हो गया जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, यही रिपीट होता है गाइस। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली आर। देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था जो फोटोकेमिकल स्मोक है इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट, राइट, ऑन आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन्स पे। नाउ जो फॉर एग्जाम्पल आपकी जैसे इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2 दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे मिली? फॉर एग्जाम्पल आपके फ्यूल फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हो, जैसे हाइड्रोकार्बन बर्न कर रहे हो, तो NO2 गैस रिलीज हो गई। अब होता क्या है, जब इस पे सनलाइट पड़ती है, जैसे मैंने बताया था कि ये फोटोकेमिकल स्मोक ड्राई सनी क्लाइमेट्स में बनता है, यानी धूप ज़्यादा है, तो सनलाइट जब इस पे पड़ती है तो इट ब्रेक्स इनटू NO नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो अब क्या होता है, जैसे एक्शन ऑफ सनलाइट ये NO और O में हो गया, अब क्या होता है, ऑक्सीजन अगेन ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके ओजोन बना देती है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो ये ओजोन है, राइट, इस NO के साथ रिएक्शन करके NO2 यानी NO ने एक इसका ऑक्सीजन ले लिया, O प्लस O2 बना देती है। नाउ इसमें एक चीज और देखिए कि जो ये NO2 और O2 हैं, दीज आर वेरी स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको फर्दर ब्रेक कर देते हैं फॉर्मल्डिहाइड एक्रोलिनन पैन में। ये आगे की रिएक्शन है, लेकिन कुल मिला के इसमें अगर आप देखोगे तो जो ये फोटोकेमिकल स्मोक बनता है वो इसके ये स्टेप्स होती है। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन को देखो, NO2 A एंड B बना, तो ये हो गया आपका A, ये हो गया B, फिर B ने O है, उसके O2 के साथ रिएक्शन करके C बनाया यानी C हो गया। अगेन A यानी NO एंड CO3 ने रिएक्शन करके NO2 बना दिया। तो यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, राइट। सो A हो गया NO, B हो गया O एंड C हो गया O3। आई होप गाइज आपके C समझ में आई होगी। द वाटर क्वालिटी ऑफ ए पोंड वॉज एनालाइज्ड एंड इट्स BOD वॉज फाउंड टू बी 4। द पोंड हैज, मैंने क्या बताया था कि अगर BOD लेस देन और इक्वल टू 5 ppm है तो इट इज वेरी क्लीन वाटर। अगर 5 से 17 है यानी 5 से 17 की तरफ बढ़ती जा रही है तो जो उसका पोल्यूशन है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, और अगर 17 से ज़्यादा आपका ppm है, BOD है, तो वो हाईली पोल्यूटेड है। 5 से 17 की तरफ जाओगे तो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। मिनिमम 6 ppm चाहिए आपको BOD फॉर फिश टू सर्वाइव इन वाटर। ठीक है, तो यानी वाटर क्वालिटी ऑफ पॉन्ड वाज एनालाइज्ड, BOD वाज द पॉन्ड हैज हाईली पोल्यूटेड वाटर, इनकरेक्ट। वाटर हैज हाई अमाउंट ऑफ फ्लोराइड कंपाउंड, इनकरेक्ट। वेरी क्लीन वाटर, करेक्ट। स्लाइटली पोल्यूटेड वाटर, इनकरेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नॉर्मल रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक एंड इट्स pH वैल्यू इज 5.6 बिकॉज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ना ये पूछा कौन सी रिएक्शन है इसकी वजह से नॉर्मल रेन वाटर एसिडिक हो जाता है। देखिए गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। जब आपकी CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व हो जाती है इन वाटर, तो ये बनाता है आपका H2CO3। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है H2CO3 बनाता है, जिसको आप बोलते हो कार्बोनिक एसिड। नाउ ये कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, ये वीक एसिड होता है। ठीक है, अब पानी के साथ H2CO3 क्या करता है, उसमें फिर से डिसोसिएट हो जाता है। पानी में अगर आप H2O में डालोगे तो डिसोसिएट हो जाता है, और वीक एसिड हालांकि इसीलिए वजह से ज़्यादा अमाउंट प्रोटोन नहीं दे पाता, लेकिन फिर भी ये डिसोसिएट हो जाता है। H2CO3 प्रोटोन देता है और बाइकार्बोनेट आयन देता है HCO3 नेगेटिव। ठीक है, एक ही दिया हुआ है इसलिए। नाउ जो ये H पॉजिटिव है
इसकी प्रेजेंस जो वाटर में होती है, इन प्रोटॉन्स की होने की वजह से जो वाटर है उसमें, क्योंकि प्रोटॉन कंटेंट बढ़ता जा रहा है यानी पीएच वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी, यानी एसिडिक जो नेचर है वाटर की वो इंक्रीज हो जाती है। नाउ इसमें एक कैच है। कैच ये है, किसी भी पानी को एसिडिक वाटर कहने में, या अगर आप रेन वाटर को कह रहे हो, बारिश हो रही है, वेदर इट इज क्वालिफाइंग टू बी कॉल्ड एज एसिड रेन, वो ये है कि अगर उस रेन की पीएच लेस देन और इक्वल्स टू 5.6, लेस देन और इक्वल्स टू 5.6 है, यानी मिनिमम 5.6 है, तो वो रेन एसिड रेन कहलाएगी, नहीं तो नहीं, ज्यादा होगी तो। ये पॉइंट आप जरूर याद रखना। फिलहाल इसका मतलब क्या है, जो एसिड रेन किसकी वजह से हो गया, ऑप्शन नंबर 1, CO2H2 H2CO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन फोटोकेमिकल स्मोक बी कंट्रोल्ड। गाइस, हालांकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया गया है, लेकिन याद करने में आपको थोड़ा सा बेसिक होना चाहिए ना, एक बेस बना होना चाहिए। देखिए, फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, जब सनलाइट पड़ती है आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस पे, NO2 पे, ठीक है, या हाइड्रोकार्बन पे, लेकिन NO2 की बात करें, जब सनलाइट पड़ती है NO2 पे, तब प्रोसेस फर्दर होता है, अभी हमने डिस्कस किया था फोटोकेमिकल स्मोक का। तो जो ये NO2 गैस है वो कहाँ से आ रही है, जब आप कोई फोसिल फ्यूल या आप अपने हाइड्रोकार्बन या जैसे ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनको जब आप फ्यूल को बर्न करते हो तो ये NO2 गैस रिलीज होती है। तो अगर मैं किसी तरीके से इसका जो सोर्स है, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की बात करें, उसमें कुछ मैं ऐसी चीज लगा दूं कि जिससे NO2 जो गैस रिलीज हो रही थी वो कम हो जाए, ठीक है, यानी अगर मेरा एक तरह से समझे पाइप है बाइक का और इसमें से NO2 गैस रिलीज हो रही है, मैं यहाँ पर कुछ एक ऐसी चीज फिट कर दूं जिससे NO2 गैस खत्म हो जाए या कन्वर्ट किसी और चीज में हो जाए, समझे। तो इसका मतलब क्या होगा, NO2 कम रिलीज हो रही है यानी फोटो स्मोक भी कम होगा, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए क्या है इसका, कि बाय यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर्स। ना ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। अब उससे क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगी तो फोटोकेमिकल स्मोक भी बनना कम हो, समझ में आपको। तो ऑप्शन वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी दैट हेल्ड लीस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज। गाइस, अब ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, अगर आपने स्टेटमेंट्स पढ़े हुए एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए, एक चीज देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन थर्मल पावर प्लांट्स, या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, सभी के सभी जो एक्टिविटीज हैं सभी में ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और आपको ग्लोबल वार्मिंग में ये सब इन्वॉल्व होते हैं। इनमें से कोई कोल यूज करता है, कोई कोक यूज करता है, कोई ऑयल यूज करती है इंडस्ट्रीज। तो इसका मतलब अल्टीमेटली सभी सब रिस्पॉन्सिबल हैं कम या ज्यादा वे में ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अब सवाल है कि लीस्ट रिस्पॉन्सिबल क्या है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज अ वेरी हाई एनर्जी इंटेंसिव आपका प्रोसेस है, ठीक है, अब जो कि बहुत ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग भी अगेन बहुत ही ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है, और जो कि जिसमें स्टील मैन्युफैक्चरिंग आप कोल या कोक यूज करते हो एज अ हीट सोर्स, अगेन इसमें फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज वगैरह एमिशन होती है, ठीक है। और अगर आप तीसरा देखोगे थर्मल पावर प्लांट्स में, तो अल्टीमेटली अगेन वही कोल और जो आपका कोक है या तेल है, नेचुरल गैस है, इसी को आप बर्न कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। लेकिन इन सब में अगर आप ये कंपेयर इसको करोगे, किसको, फोर्थ ऑप्शन को, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, हालांकि ये भी कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करने में, स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, लेकिन इसका जो क्वांटिटी है ना, या इसका जो रोल है इसमें अफेक्ट करने में ग्लोबल वार्मिंग को, लीस्ट रेस्पॉन्सिबल है। ये बहुत ही तीनों के तीनों हाईली एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आई होगी, और इससे रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जैन 2023 के, या
इससे भी पहले जितने भी चैप्टर्स के देखने हैं प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, वन शॉट देखनी है आपको, ट्रिक की वीडियोस देखनी है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक करें गाइस, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें गाइस वीडियो को इससे, और प्लीज़ कमेंट जरूर डालें कि आपको कैसी लगी वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।